नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी घर में। मैं हूं आपका होस्ट संकेत और आज मैं लेकर आया हूं शेरलॉक होम्स की एक रहस्यमयी कहानी, अ केस ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान का मामला, जिसे लिखा था महान लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। यह कहानी पहली बार 1891 में प्रकाशित हुई थी और तब से ही दुनिया भर में लोगों को चौंकाती और लुभाती रही है। इसमें हम मिलते हैं एक परेशान युवती से जिसे अचानक उसका मंगेतर छोड़कर गायब हो जाता है, और फिर शेरलॉक होम्स की बेजोड़ बुद्धिमत्ता उस रहस्य को एक ऐसे मोड़ तक ले जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, बैठ जाइए आराम से और चल पड़ते हैं लंदन की उन गलियों में जहां हर छाया में एक राज छिपा है और हर मुस्कान के पीछे एक पहचान। लंदन की सर्द सुबह थी। बेकर स्ट्रीट के फ्लैट में खिड़की के पास बैठा मैं अपने पुराने घाव की टीस को महसूस कर रहा था। बाहर कोहरा इतना घना था कि सड़क पर चलते लोग भूत से प्रतीत हो रहे थे। मेरी उंगलियां चाय के प्याले को थामे हुए थीं, जो अब ठंडा हो चुका था। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और चिमनी की आग धीरे धीरे जल रही थी। होम्स, मैंने कहा, अपनी नजरें किताब से हटाकर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही उदास है? शर्लक होम्स, जो अपनी कुर्सी पर लंबा तना हुआ था, वायलिन को हल्के हल्के छू रहा था। उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कोहरे से ज्यादा अपने दिमाग के किसी कोने में खोया हुआ था। उदास? उसने एक भौं उठाकर कहा, वॉटसन, तुम्हारी भावुकता मुझे हमेशा हैरान करती है। कोहरा तो बस पानी की बूंदें हैं, और ये सुबह उतनी ही सामान्य है जितनी और कोई। तुम्हें शायद मजा आता हो इस ठंड में, मैंने हल्के गुस्से में कहा, अपनी जैकेट को और कसते हुए। लेकिन मेरे लिए ये मौसम किसी सजा से कम नहीं। होम्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और वायलिन को एक तरफ रख दिया। वॉटसन, अगर तुम्हें गर्माहट चाहिए तो शायद कोई नया मामला तुम्हारा खून गर्म कर दे। मामला? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरी सांसें हल्की तेज हो गई थीं, शायद इसलिए कि होम्स का हर नया मामला मेरे लिए एक रोमांच था। क्या कोई आया है? अभी नहीं, उसने कहा, अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कोहरा किसी न किसी रहस्य को छुपाए हुए है। मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर एक हल्की सी हलचल थी। एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर रेंग रही थी और उसकी लालटेन की रोशनी कोहरे में हल्की सी चमक रही थी। मेरे कंधे अकड़ रहे थे और मैंने सोचा कि शायद होम्स सही था। कुछ नया होने वाला था। दोपहर तक कोहरा कुछ छंट चुका था, लेकिन हवा में अब भी ठंडक थी। मैं अपने नोट्स में कुछ लिख रहा था जब मिसेस हडसन ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर होम्स, एक युवती आई है, उसने कहा, अपनी आवाज में हल्की उत्सुकता के साथ। कहती हैं कि यह बहुत जरूरी है। होम्स की आंखें चमक उठीं। उन्हें अंदर भेजो, उसने तुरंत कहा। मैंने अपनी कलम रख दी और कुर्सी पर सीधा हो गया। मेरे हाथों में हल्का सा पसीना था, शायद इसलिए कि मैं जानता था कि होम्स का हर नया मेहमान अपने साथ एक नया तूफान लाता था। दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। वो लंबी थी, शायद 25 साल की, और उसका चेहरा गंभीर लेकिन सुंदर था। उसने गहरे रंग का कोट पहना था जो हल्का सा गीला था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो जल्दी में आई हो। मिस्टर होम्स, उसने हिचकते हुए पूछा, अपनी टोपी को थोड़ा और दबाते हुए। जी, मैं ही शर्लक होम्स हूं, होम्स ने कहा, उसे कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। और ये मेरे मित्र और सहयोगी जॉन वॉटसन है। कृपया बैठिए। मैं मिस मैरी सदरलैंड हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। मुझे आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल, होम्स ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले आप थोड़ा सुस्ता लें। आपकी सांसें बता रही हैं कि आप तेजी से चली आई हैं। मैरी ने एक गहरी सांस ली और अपने कोट के बटन खोल दिए। हाँ, मैं कैब से आई हूं, उसने कहा। सड़क पर कोहरा था और मुझे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। मैंने गौर किया कि उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं। मेरे मन में उसके लिए
सहानुभूति जागी। कोई बात नहीं, मिस सदरलैंड, मैंने कहा, आप अब सुरक्षित हैं। होम्स ने मुझे एक तिरछी नजर दी, जैसे कह रहा हो कि मैं ज्यादा भावुक न हूं। फिर उसने मैरी की ओर देखा। अब बताइए, आपकी परेशानी क्या है? मैरी ने अपनी कहानी शुरू की और मैं हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरे में चिमनी की आग की तपिश थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ रही थी। मेरा मंगेतर, मिस्टर होस्मर एंजल, उसने कहा, वो गायब हो गया है। गायब? होम्स ने पूछा, अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए। कब से? पिछले हफ्ते, मैरी ने जवाब दिया। हमारी शादी होने वाली थी, सब कुछ ठीक था। वो मुझे हर दिन पत्र लिखता था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। मैंने होम्स की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वो पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच रहा हो। क्या आपको कोई पत्र मिला? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ और जानकारी मिल सकती है। नहीं, मैरी ने सिर हिलाया। पहले वो हर दिन लिखता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं। हम, होम्स ने कहा, अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाते हुए। और मिस्टर एंजल के बारे में और क्या बता सकती हैं आप? उनकी आदतें, उनका व्यवहार? मैरी ने एक पल सोचा। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार? होम्स ने धीरे से दोहराया, और मुझे उसकी आवाज में हल्का सा व्यंग्य सुनाई दिया। और क्या वो कभी आपसे पैसे की बात करते थे? मैरी का चेहरा लाल हो गया। नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं था, उसने तेजी से कहा। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे गले में हल्की सी खुश्की थी, शायद इसलिए कि मुझे उसकी तकलीफ साफ दिख रही थी। होम्स, मैंने धीरे से कहा, शायद हमें मिस सदरलैंड को और परेशान नहीं करना चाहिए। वॉटसन, होम्स ने कहा, बिना मेरी ओर देखे, सच्चाई कभी कभी परेशान करती है, लेकिन वही हमें आजादी देती है। अगले दिन सुबह हम बेकर स्ट्रीट से निकले। कोहरा अब भी था, लेकिन हल्का। सड़कें गीली थीं और हवा में मिट्टी की हल्की सी गंध थी। हमने एक हैंसन कैब ली, जो हमें मिस्टर होस्मर एंजल के आखिरी ठिकाने तक ले गई। मेरे पैरों में हल्की सी अकड़न थी, और मैं हर बार कैब के झटके को महसूस कर रहा था। होम्स, मैंने कहा, जब हम सड़क पर रेंग रहे थे, तुम्हें सचमुच लगता है कि ये मिस्टर एंजल कोई धोखेबाज है? होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वॉटसन, लोग वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें छुप नहीं सकती। जैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। जैसे पत्रों की लिखावट, उसने कहा, और फिर चुप हो गया। कैब रुकी। हम एक पुरानी इमारत के सामने थे, जो लंदन के एक व्यस्त इलाके में थी। हवा में कोयले की गंध थी, और मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद सरक आई। यहां? मैंने पूछा, चारों ओर देखते हुए। हाँ, होम्स ने कहा, यहीं से मिस्टर एंजल के पत्र भेजे गए थे। हमने इमारत में कदम रखा। सीढ़ियां पुरानी थीं, और हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज आ रही थी। मेरी सांसें हल्की तेज थीं, शायद इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि हम क्या खोजने वाले थे। होम्स, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अगर वो यहां नहीं है तो हम कहीं और देखेंगे, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन मुझे यकीन है, वॉटसन, कि सच्चाई ज्यादा दूर नहीं है। इमारत के तीसरे माले पर हम एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजा पुराना था, और उस पर पेंट उखड़ा हुआ था। होम्स ने हल्के से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। खाली है, मैंने कहा, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। शायद, होम्स ने कहा, और फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला। कुछ ही पलों में ताला खुल गया। होम्स, मैंने चौंक कर कहा, यह गैर कानूनी है। वॉटसन, उसने शांत स्वर में कहा, सच्चाई की खोज में कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। कमरा छोटा था, और उसमें धूल की एक परत थी। एक पुरानी मेज थी,
जिस पर कुछ कागज पड़े थे। हवा में हल्की सी बासी गंध थी और मेरे गले में हल्की सी खराश हो रही थी। होम्स ने कागजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। दिलचस्प, उसने कहा। क्या मिला? मैंने पूछा, उसके कंधे के पीछे से झांकते हुए। पत्र, उसने कहा, और वो भी उसी लिखावट में जो मिस सदरलैंड ने हमें दिखाई थी। तो मिस्टर एंजल यहां था? मैंने उत्साहित होकर पूछा। था, होम्स ने कहा, और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन अब नहीं है। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और बाहर सड़क की आवाजें धीमी धीमी सुनाई दे रही थीं। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे और मुझे लगा कि यह मामला जितना साधारण लग रहा था उतना था नहीं। अब क्या, होम्स? मैंने पूछा। अब, उसने कहा, कागजों को अपनी जेब में डालते हुए, हम मिस सदरलैंड के सौतेले पिता से मिलने चलेंगे। मुझे लगता है कि इस पहेली का अगला टुकड़ा वही है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, बेकर स्ट्रीट के उस छोटे से कमरे में, जहां सुबह की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। बाहर सड़क पर घोड़ों की टापों की आवाज और हॉकर्स की पुकारें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। मेन तंबाकू की हल्की गंध थी जो होम्स के पाइप से उठ रही थी। मैंने अपनी चाय का प्याला टेबल पर रखा और होम्स की ओर देखा। वह खिड़की के पास खड़ा था, अपने वायलिन को हल्के हल्के छू रहा था, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। होम्स, मैंने कहा, आप आज कुछ ज्यादा ही चुप हैं। क्या बात है? मिस मैरी सदरलैंड का मामला आपको परेशान कर रहा है? होम्स ने एक पल के लिए वायलिन को नीचे रखा और मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती थी जब उसका दिमाग किसी पहेली को सुलझाने में जुटा होता था। वॉटसन, यह मामला उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। एक जवान औरत जिसका प्रेमी अचानक गायब हो जाता है, और वह भी शादी के दिन। क्या यह आपको थोड़ा नाटकीय नहीं लगता? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। नाटकीय तो आपकी सोच है, होम्स। शायद वह आदमी डर गया होगा। शादी की जिम्मेदारी हर किसी के बस की बात नहीं। हम, होम्स ने कहा और फिर खिड़की की ओर देखने लगा। लेकिन मिस मैरी का कहना है कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। फिर वह अचानक क्यों गायब हुआ, और वह भी बिना कोई निशान छोड़े? मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा खटखटाया गया। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और कहा, मिस्टर होम्स, एक सज्जन आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं कि मामला बहुत जरूरी है। होम्स की भौहें तन गईं। उन्हें अंदर भेजो, मिसेस हडसन। जब वह सज्जन अंदर आए, मैंने उन्हें गौर से देखा। वह मध्यम कद के थे। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं, जैसे वह कुछ छिपाना चाहते हों। मिस्टर होम्स, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम जेम्स विंडीबैंक है। मैं मिस मैरी सदरलैंड का सौतेला पिता हूं। होम्स ने उन्हें कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए, मिस्टर विंडीबैंक। बताइए, क्या बात है? मैंने देखा कि विंडीबैंक की आंखें इधर उधर भटक रही थीं। बाहर सड़क पर एक गाड़ी तेजी से गुजरी और उसकी आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका, यह जानने के लिए उत्सुक कि यह आदमी क्या कहने आया था। विंडीबैंक ने अपनी टाई को थोड़ा ठीक किया और फिर बोला, मिस्टर होम्स, मैं मैरी की वजह से बहुत परेशान हूं। वह पिछले कुछ हफ्तों से उदास है। वह वह उस होस्मर एंजल की बात करती रहती है। विंडीबैंक ने अपनी टाई को थोड़ा ठीक किया और फिर बोला, मिस्टर होम्स, मैं मैरी की वजह से बहुत परेशान हूं। वह पिछले कुछ हफ्तों से उदास है। वह वह उस होस्मर एंजल की बात करती रहती है। होम्स ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और ठुड्डी पर टिका लीं। होस्मर एंजल, हाँ, मिस मैरी ने हमें उनके बारे में बताया। वह उनके मंगेतर थे, है ना? हाँ, विंडीबैंक ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक हल्का सा झिझक था। लेकिन मुझे लगता है कि वह आदमी शायद कोई ठग था। मैरी को उसने धोखा दिया। मैंने होम्स की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने कहा, आपको क्या लगता है
कि होस्मर एंजल कहाँ गए और आप उनसे कभी मिले थे? विंडी बैंक ने एक गहरी सांस ली। मैंने देखा कि उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। हालांकि कमरे में ठंडक थी। मैं उनसे कभी नहीं मिला, उन्होंने कहा। मैरी ने मुझे उनके बारे में बताया था, लेकिन वह आदमी, वह बहुत रहस्यमयी था। मुझे नहीं लगता कि वह कोई भरोसेमंद इंसान था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं और कमरे में एक हल्की सी नमी की गंध फैलने लगी थी। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और विंडी बैंक की बातें लिखने लगा। मुझे लग रहा था कि इस आदमी की कहानी में कुछ छिपा हुआ था। होम्स ने अचानक पूछा, मिस्टर विंडी बैंक, क्या आपकी पत्नी को होस्मर एंजल के बारे में कुछ पता था, या मैरी की मां को? विंडी बैंक थोड़ा हड़बड़ा गए। मेरी पत्नी, यानी मैरी की मां, वह मैरी को बहुत प्यार करती हैं। वह नहीं चाहती कि मैरी किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़े। लेकिन क्या वह होस्मर से मिली थीं? होम्स ने फिर पूछा। इस बार उनकी आवाज में एक हल्की सी तीक्ष्णता थी। नहीं, नहीं मिली, विंडी बैंक ने जल्दी से कहा। देखिए मिस्टर होम्स, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मैरी को समझाएं कि वह उस आदमी को भूल जाए। वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं कोशिश करूंगा, मिस्टर विंडी बैंक, लेकिन मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे मैरी के बैंक खाते के बारे में बता सकते हैं? उनकी आय के स्रोत के बारे में? मैंने देखा कि विंडी बैंक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यह यह निजी मामला है, मिस्टर होम्स। बेशक, होम्स ने कहा और फिर खड़ा हो गया। मैं आपकी मदद करूंगा, मिस्टर विंडी बैंक, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। जब विंडी बैंक चले गए, मैंने होम्स से पूछा, आपको क्या लगता है, यह आदमी कुछ छिपा रहा है ना? होम्स ने पाइप जलाया और एक लंबा कश लिया। वॉटसन, यह मामला अब और दिलचस्प हो गया है। अगली सुबह हम दोनों एक कैब में बैठे थे, जो लंदन की तंग गलियों से गुजर रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं और गाड़ी के पहिए पानी में छप छप की आवाज कर रहे थे। मैंने अपनी कोट की कॉलर ऊपर की, क्योंकि सुबह की हवा में ठंडक थी। होम्स अपने विचारों में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां बेचैनी से गाड़ी की लकड़ी पर थपथपा रही थीं। होम्स, मैंने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैरी सदरलैंड के घर, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें बाहर सड़क पर थीं। मुझे कुछ चीजें देखनी हैं। लेकिन हमें तो विंडी बैंक से मिलना चाहिए, मैंने कहा। वह कुछ छिपा रहा है। होम्स ने हल्के से हंसा। वॉटसन, आप हमेशा जल्दबाजी करते हैं। पहले हमें मैरी की दुनिया को समझना होगा। उसका घर, उसका वातावरण, उसकी जिंदगी। गाड़ी एक मोड़ पर रुकी और हम एक साधारण से मकान के सामने उतरे। सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बूढ़ी औरत अपनी खिड़की से हमें देख रही थी। मैंने अपने जूते कीचड़ में साफ किए और होम्स के पीछे चल पड़ा। जब हमने दरवाजा खटखटाया, मिस मैरी ने खुद दरवाजा खोला। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने रात को रोया हो। मिस्टर वॉटसन, उन्होंने कहा, आप यहां? हाँ, मिस मैरी, होम्स ने नरम स्वर में कहा। हम आपसे कुछ और बात करना चाहते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैरी ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। कमरा सादा था, लेकिन साफ सुथरा। एक मेज पर कुछ कागजात बिखरे हुए थे और मैंने देखा कि उनमें से एक पर टाइप की हुई लिखावट थी। होम्स की नजर भी उधर गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मिस मैरी, होम्स ने शुरू किया, हमें आपके सौतेले पिता मिस्टर विंडीबैंक से मुलाकात हुई। मैरी का चेहरा सख्त हो गया। वह वह होस्मर को पसंद नहीं करते थे। हम, होम्स ने कहा, क्या आप हमें उनके और होस्मर के बीच हुई किसी बात के बारे में बता सकती हैं? मैरी ने अपनी उंगलियों को आपस में कस लिया। होस्मर बहुत शर्मीले थे। वह मिस्टर विंडीबैंक से ज्यादा नहीं मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने देखा कि मैरी की आवाज में एक हल्की सी कांप थी। मुझे उनके लिए तरस आया। वह इतनी मासूम थीं, इतनी भोली। उसी शाम हम बेकर स्ट्रीट लौटे। मैं थक गया था। मेरे पैरों में हल्का दर्द था और गीली सड़कों की वजह से मेरे जूते
अभी भी नम थे। होम्स हमेशा की तरह तरोताजा दिख रहा था। वह अपने डेस्क पर बैठा कुछ कागजात पढ़ रहा था जो उसने मैरी के घर से नोट किए थे। वॉटसन, उसने अचानक कहा, क्या आपने मैरी के ड्राइंग रूम में उस टाइप किए हुए पत्र को देखा? हाँ, मैंने कहा, लेकिन उसमें क्या खास था? होम्स ने एक कागज मेरी ओर बढ़ाया। ये देखो, ये उसी टाइपराइटर की लिखावट है जो होस्मर एंजल के पत्रों में थी। मैंने कागज को गौर से देखा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉटसन, होम्स ने कहा, और उसकी आंखें चमक उठीं कि होस्मर एंजल और मिस्टर विंडीबैंक का कोई गहरा रिश्ता है। मैं स्तब्ध रह गया। आप कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, होम्स ने कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। लेकिन हमें और सबूत चाहिए। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में मैरी का उदास चेहरा, विंडीबैंक की बेचैनी और होम्स की रहस्यमयी मुस्कान घूम रही थी। बाहर सड़क पर रात की सन्नाटे में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मैंने अपनी खिड़की खोली और बाहर देखा। चांद की रोशनी में लंदन की सड़कें चमक रही थीं, जैसे कोई रहस्य छिपाए हुए हों। अगले दिन होम्स ने मुझे सुबह जल्दी उठाया। वॉटसन, तैयार हो जाइए, हमें विंडी बैंक के ऑफिस जाना है। हम एक बार फिर हैंडसम कैब में थे, लेकिन इस बार मौसम साफ था। सूरज की किरणें सड़कों पर पड़ रही थीं और हवा में एक ताजगी थी। मैंने होम्स से पूछा, आपको क्या लगता है, हमें वहां क्या मिलेगा? सच्चाई, होम्स ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। विंडी बैंक का ऑफिस लंदन के एक व्यस्त इलाके में था। जब हम वहां पहुंचे, मैंने देखा कि सड़क पर व्यापारियों और क्लर्कों की भीड़ थी। ऑफिस का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक साधारण सा नाम पट्ट लिखा था, जेम्स विंडी बैंक, वाइन मर्चेंट। जब हम अंदर गए, विंडी बैंक अपने डेस्क पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। हमें देखकर वह थोड़ा चौंक गए। मिस्टर होम्स, आप यहां? हाँ, मिस्टर विंडी बैंक, होम्स ने कहा और अपनी जेब से एक कागज निकाला। मैं आपके टाइपराइटर को देखना चाहता हूं। विंडी बैंक का चेहरा सफेद पड़ गया। टाइपराइटर? लेकिन लेकिन क्यों? होम्स ने उस कागज को उनके सामने रखा। क्योंकि यह पत्र जो होस्मर एंजल ने मिस मैरी को लिखा था, आपके टाइपराइटर से टाइप किया गया है। मैंने देखा कि विंडी बैंक की उंगलियां कांप रही थीं। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था और उनकी सांसें भारी हो गई थीं। यह यह कोई गलतफहमी है, उन्होंने कहा। गलतफहमी? होम्स ने कहा और उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी। मिस्टर विंडी बैंक, आप ही होस्मर एंजल हैं। मैं स्तब्ध रह गया। विंडी बैंक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में अटक गई। होम्स ने आगे कहा, आपने मैरी को धोखा दिया। आपने उसका विश्वास तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी संपत्ति पर कब्जा रखना चाहते थे। विंडी बैंक ने अपना सिर झुका लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। विंडी बैंक के ऑफिस में वह पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। होम्स की आवाज, जिसमें एक ठंडी दृढ़ता थी, अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, आप ही होस्मर एंजल हैं। मैंने विंडी बैंक की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी उंगलियां मेज पर कांप रही थीं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ बाहर सड़क पर गाड़ियों के पहियों की आवाज और किसी हॉकर की पुकार हल्के हल्के सुनाई दे रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। होम्स, मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या आप गंभीर हैं? ये आदमी, ये होस्मर एंजल कैसे हो सकता है? होम्स ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती थी जब वह किसी रहस्य को पूरी तरह सुलझा लेता था। वॉटसन, सबूत सामने हैं। टाइपराइटर की लिखावट, विंडी बैंक का व्यवहार और सबसे बड़ी बात, मकसद। विंडी बैंक ने अचानक अपनी कुर्सी पीछे खींची, जैसे वह भागने की सोच रहा हो। लेकिन होम्स ने एक कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। मिस्टर विंडी बैंक, होम्स ने शांत
लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सच बोलें। यह आपके लिए बेहतर होगा। विंडीबैंक की सांसें भारी थीं। मैंने देखा कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हों। यह यह सब गलतफहमी है, उसने हकलाते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? होम्स ने एक भौं उठाई। आपने एक मासूम लड़की के दिल के साथ खिलवाड़ किया। आपने उससे प्यार का झांसा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी संपत्ति पर कब्जा रखना चाहते थे। मैं स्तब्ध था। मेरे दिमाग में मिस मैरी का चेहरा घूम रहा था। वह उदास, भोली लड़की जो अपने खोए हुए प्यार के लिए तड़प रही थी। होम्स, मैंने कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत नीच हरकत है। विंडीबैंक ने अपना सिर झुका लिया। मैं मैं सिर्फ मैरी की भलाई चाहता था, उसने धीमी आवाज में कहा। वह बहुत भोली है। अगर वह किसी और के चक्कर में पड़ती तो उसकी सारी संपत्ति। तो आपने खुद उसका मंगेतर बनने का नाटक किया? होम्स ने कटाक्ष भरे स्वर में पूछा। क्या शानदार योजना, मिस्टर विंडीबैंक। आप होस्मर एंजल बन गए, उससे प्यार का नाटक किया और फिर शादी के दिन गायब हो गए। मैंने देखा कि विंडीबैंक की उंगलियां अब और तेजी से कांप रही थीं। बाहर सूरज ढल रहा था और कमरे में हल्का अंधेरा छाने लगा था। मैंने अपनी जेब से रूमाल निकाला और अपने माथे को पोंछा, क्योंकि कमरे की गर्मी और इस सच्चाई ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने उसे ठेस नहीं पहुंचाई, विंडीबैंक ने आखिरकार कहा। मैंने बस उसे बचाने की कोशिश की। होम्स ने एक ठंडी हंसी हंसी। बचाने की कोशिश? आपने उसका विश्वास तोड़ा, मिस्टर विंडीबैंक, और यह अपराध से कम नहीं। वह पल मेरे लिए भारी था। मैं सोच रहा था कि मिस मैरी को यह सच कैसे बताया जाएगा। क्या वह इसे सह पाएगी? मैंने होम्स की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह कोई रास्ता सुझाएगा। उस शाम जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, मेरा मन भारी था। सड़कें अब खाली हो चुकी थीं और लंदन की हवा में एक ठंडी नमी थी। हमारी हैंडसम कैब की टापों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। मैंने अपनी कोट की कॉलर ऊपर की और होम्स की ओर देखा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर। होम्स, मैंने आखिरकार कहा, हमें मिस मैरी को यह सब बताना होगा, लेकिन यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। होम्स ने एक गहरी सांस ली। वॉटसन, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि वह अपने बाकी की जिंदगी एक झूठ के साथ जिए? मैं चुप हो गया। वह सही था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हम अपने फ्लैट में पहुंचे, मिसेस हडसन ने हमें गर्म चाय और बिस्किट परोसे। कमरे में चिमनी की आग हल्की हल्की जल रही थी और उसकी गर्माहट ने मेरे ठंडे हाथों को कुछ राहत दी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और होम्स से पूछा, आप इसे कैसे करेंगे? मिस मैरी को कैसे समझाएंगे? होम्स ने अपने पाइप को जलाया और एक लंबा कश लिया। कमरे में तंबाकू की गंध फैलने लगी। वॉटसन, मैं उसे सच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह सुनिश्चित करना है कि विंडीबैंक फिर से कोई चाल न चले। क्या आपको लगता है कि वह फिर से कुछ करेगा? मैंने हैरानी से पूछा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब होता है। जब उसका सच सामने आ जाता है तो वह या तो टूट जाता है या और चालाक हो जाता है। विंडीबैंक ने जो किया वह कोई साधारण अपराध नहीं था, वह बहुत सोच समझकर किया गया था। मैंने अपनी चाय का घूंट लिया और सोचने लगा। होम्स की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। बाहर खिड़की पर रात की हवा हल्के हल्के टकरा रही थी और उसकी आवाज मुझे किसी अनजान खतरे की याद दिला रही थी। होम्स, मैंने कहा, क्या हम विंडीबैंक को पुलिस के हवाले करेंगे? होम्स ने पाइप को मेज पर रखा और मेरी ओर देखा। वॉटसन, अगर हम हर धोखेबाज को पुलिस के हवाले करने लगे तो लंदन की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। नहीं, इस मामले में हमारा मकसद मैरी को सच दिखाना है, न कि विंडीबैंक को सजा देना। मैंने उसकी बात पर गौर किया। होम्स का तरीका हमेशा मुझे हैरान करता था। वह सिर्फ अपराधी को पकड़ने में विश्वास नहीं करता था, वह पीड़ित की मदद करना चाहता था। अगले दिन सुबह हम फिर से मिस मैरी के घर की ओर निकले। लंदन की सड़कें बारिश की वजह से गीली थीं और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। मैंने अपने छाते को कसकर पकड़ा, क्योंकि आसमान में फिर से काले बादल छा रहे थे।
होम्स अपने लंबे कोट में लिपटा हुआ था और उसकी टोपी बारिश की बूंदों से चमक रही थी। होम्स, मैंने गाड़ी में बैठते हुए कहा, मुझे डर है कि मैरी यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह बहुत नाजुक है। होम्स ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, इंसान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मैरी को सच चाहिए और हम उसे वह देंगे। जब हम मैरी के घर पहुंचे, मैंने देखा कि सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसका ड्राइवर ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट में दुबका हुआ था। मैंने सोचा शायद कोई और मेहमान आया है, लेकिन जब मैरी ने दरवाजा खोला, वह अकेली थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें फिर से लाल थीं, जैसे उसने सारी रात रोया हो। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, उसने धीमी आवाज में कहा, आप आप फिर आए। क्या कोई खबर है? होम्स ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने देखा कि कमरे में वही टाइप किया हुआ पत्र मेज पर रखा था। मैरी ने शायद उसे बार बार पढ़ा होगा, अपने खोए हुए प्यार की याद में। मिस मैरी, होम्स ने नरम स्वर में शुरू किया, मैं आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं लाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मजबूत रहें। मैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या क्या होस्मर को कुछ हुआ है? उसकी आवाज कांप रही थी। होम्स ने एक गहरी सांस ली। मिस मैरी, होस्मर एंजल कोई असली इंसान नहीं था। वह एक नाटक था जो आपके सौतेले पिता मिस्टर विंडीबैंक ने रचा था। मैरी का चेहरा एक पल के लिए स्थिर हो गया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। यह यह सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। होस्मर मुझे प्यार करते थे। मैंने अपनी कुर्सी पर बेचैनी महसूस की। मुझे मैरी के लिए बहुत दुख हो रहा था। मैंने होम्स की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ कहेगा जो मैरी को राहत दे। मिस मैरी, होम्स ने कहा, मुझे पता है कि यह सुनना मुश्किल है, लेकिन विंडीबैंक ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह आपकी संपत्ति पर नियंत्रण रखना चाहते थे। उन्होंने होस्मर का किरदार बनाया, आपको पत्र लिखे और फिर उसे गायब कर दिया ताकि आप कभी किसी और से शादी न करें। मैरी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैंने देखा कि उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। वह रो रही थी। मैं उठकर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस मैरी, मैंने कहा, आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खिड़की पर बूंदें तेजी से टकरा रही थीं और कमरे में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। उस दोपहर हम मैरी के साथ काफी देर तक बैठे रहे। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और कमरे में चाय की गंध फैल रही थी। मैरी ने धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा और होम्स की ओर देखा। मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैं अब क्या करूं? होम्स ने एक पल के लिए सोचा। मिस मैरी, आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके पास समय है, हिम्मत है और सबसे बड़ी बात, सच्चाई। अब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हैं। मैंने देखा कि मैरी की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। लेकिन मिस्टर विंडीबैंक, वह मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे कैसे सामना करूंगी? आपको डरने की जरूरत नहीं, होम्स ने कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह आपको फिर से परेशान न करें, लेकिन आपको मजबूत बनना होगा। मैंने मैरी की ओर देखा। वह अभी भी कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अब एक नया जोश था। मैं कोशिश करूंगी मिस्टर होम्स। मैं आपके और वॉटसन के बहुत शुक्रगुजार हूं। जब हम वहां से निकले, सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। सड़कें अब सूखने लगी थीं और हवा में एक ताजगी थी। मैंने होम्स से पूछा, क्या आपको लगता है कि वह ठीक हो जाएगी? होम्स ने एक गहरी सांस ली। वॉटसन, समय सबसे बड़ा मरहम है। मैरी मजबूत है, वह अपनी राह ढूंढ लेगी। हमारी गाड़ी बेकर स्ट्रीट की ओर बढ़ रही थी। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। मैरी की कहानी मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं थी। यह एक इंसान की हिम्मत और सच्चाई की ताकत की कहानी थी। कुछ दिन बाद होम्स ने मुझे बताया कि वह विंडीबैंक से फिर मिलने जा रहा है। मैंने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वॉटसन, उसने कहा, यह मुलाकात निजी होगी। मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि वह मैरी को फिर कभी परेशान न करे। मैं बेकर स्ट्रीट में रुका और अपनी नोटबुक में इस केस के बारे में लिखने लगा।
बाहर सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बच्चों की हंसी, गाड़ियों की आवाजें और हवा में ताजे फूलों की गंध। लेकिन मेरे मन में अभी भी मैरी का चेहरा घूम रहा था। जब होम्स लौटा, मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? विंडी बैंक ने क्या कहा? होम्स ने अपनी टोपी उतारी और कुर्सी पर बैठ गया। वॉटसन, उसने वादा किया है कि वह मैरी से दूरी बनाए रखेगा। मैंने उसे समझा दिया कि अगर उसने फिर से कोई चाल चली तो मैं पुलिस को सबूत दे दूंगा। और मैरी? मैंने पूछा। मैरी को अब सच पता है, होम्स ने कहा। वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। मैंने एक गहरी सांस ली। यह केस खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसीलिए क्योंकि मैं जानता था कि मैरी का दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। उस रात मैं अपनी खिड़की के पास बैठा लंदन की सड़कों को देखता रहा। चांद की रोशनी में सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इन सड़कों के पीछे कितने राज छिपे हैं, कितनी कहानियां, कितने दर्द और कितनी सच्चाइयां। वह रात बेकर स्ट्रीट में कुछ ज्यादा ही शांत थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था। चिमनी की आग की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। बाहर खिड़की पर हल्की हवा टकरा रही थी और लंदन की सड़कों से अब सिर्फ दूर की गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। होम्स अपने वायलिन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन आज उसकी धुन में वह जोश नहीं था जो आमतौर पर होता था। होम्स, मैंने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमने मिस मैरी के लिए सही किया, उसे सच बताकर? होम्स ने वायलिन को एक तरफ रखा और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह मेरे सवाल से कहीं ज्यादा सोच रहा हो। वॉटसन, सच हमेशा सही होता है, भले ही वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैरी को अब अपनी जिंदगी का सच पता है। वह इससे उबर जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे मन में अभी भी मैरी का चेहरा घूम रहा था। वह पल जब होम्स ने उसे बताया था कि होस्मर एंजल कोई और नहीं, बल्कि उसका सौतेला पिता विंडी बैंक था। उसकी आंखों में जो दर्द था, वह मेरे लिए भूलना मुश्किल था। लेकिन होम्स, मैंने कहा, विंडी बैंक को सजा क्यों नहीं मिली? उसने जो किया वह अपराध से कम नहीं था। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। वॉटसन, आप हमेशा सजा की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में सजा से ज्यादा जरूरी था मैरी को आजादी देना। विंडी बैंक अब उसका रास्ता नहीं रोकेगा, और यही सबसे बड़ी सजा है, अपने झूठ के साथ अकेले रहना। मैं चुप हो गया। होम्स की बातों में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने अपनी चाय का प्याला उठाया, लेकिन वह ठंडा हो चुका था। कमरे में तंबाकू की हल्की गंध थी, जो होम्स के पाइप से उठ रही थी। मैंने खिड़की की ओर देखा। चांद की रोशनी में सड़कें चमक रही थीं, और मुझे लगा जैसे लंदन की ये सड़कें अनगिनत कहानियां छिपाए हुए हैं। अगले दिन सुबह मैं बेकर स्ट्रीट से बाहर निकला। हवा में एक ताजगी थी और सूरज की किरणें सड़कों पर पड़ रही थीं। मैंने अपने कोट की बटन बंद की और पैदल ही पास की दुकान की ओर चल पड़ा। मुझे कुछ तंबाकू और अखबार चाहिए था। सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। एक फलवाला अपनी टोकरी सजा रहा था, और कुछ बच्चे हंसते खेलते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। जब मैं दुकान से बाहर निकला, मेरी नजर सड़क के उस पार एक परिचित चेहरे पर पड़ी। यह मिस मैरी थी। वह एक साधारण सी साड़ी में थी, और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटक रहा था। उसका चेहरा पहले जितना उदास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी खामोशी थी। मिस मैरी, मैंने उसे पुकारा और सड़क पार की। वह रुक गई और मेरी ओर मुड़ी। डॉक्टर वॉटसन, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप यहां? हाँ, मैंने कहा, बस कुछ सामान लेने आया था। आप कैसी हैं? मैरी ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, फिर मेरी ओर देखा। मैं ठीक हूं, डॉ वॉटसन। सच कहूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां बैग की डोरी के साथ खेल रही थीं, जैसे वह थोड़ी बेचैन हो। मुझे बहुत खुशी है कि आप मजबूत बनी हुई हैं, मैंने कहा। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप बेकर स्ट्रीट आ सकती हैं। होम्स और मैं हमेशा आपकी मदद करेंगे। मैरी ने हल्के से सिर हिलाया। मैं आपके और मिस्टर होम्स की बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे सच दिखाया, और मुझे अब लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती हूं।
मैंने उसकी बातों में एक उम्मीद की झलक सुनी। सड़क पर एक गाड़ी तेजी से गुजरी और उसके पहियों की आवाज ने हमारी बात को एक पल के लिए रोका। मैंने मैरी से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं एक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं, उसने कहा। मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना मुझे सुकून देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा विचार है मिस मैरी। मुझे यकीन है कि आप इसमें बहुत अच्छी होंगी। जब हम अलविदा कहकर अलग हुए, मैंने उसे सड़क के मोड़ पर जाते हुए देखा। उसकी चाल में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। मुझे लगा कि शायद होम्स सही था। समय और सच ने मैरी को एक नया रास्ता दिखा दिया था। उसी शाम जब मैं बेकर स्ट्रीट लौटा, होम्स अपने डेस्क पर बैठा कुछ कागजात पढ़ रहा था। कमरे में एक हल्की सी नमी थी क्योंकि दोपहर में बारिश हुई थी। मैंने अपनी टोपी उतारी और चिमनी के पास खड़ा हो गया, अपने हाथों को गर्म करते हुए। होम्स, मैंने कहा, आज मेरी मुलाकात मिस मैरी से हुई। होम्स ने कागज से नजरें उठाईं। वाकई, वह कैसी थी? वह मजबूत हो रही है, मैंने कहा। वह एक स्कूल में पढ़ाने की सोच रही है। मुझे लगता है कि वह अपने दर्द से उबर रही है। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। मुझे उससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वॉटसन, हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। सतर्क? मैंने हैरानी से पूछा। विंडी बैंक तो अब कुछ नहीं करेगा, है ना? होम्स ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक गहरी सांस ली। वॉटसन, इंसान का स्वभाव बड़ा जटिल होता है। विंडी बैंक ने जो किया, वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं था। उसमें एक अजीब सा नियंत्रण का लालच था। और ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। मैंने उसकी बात पर गौर किया। तो आप क्या करने वाले हैं? मैंने अपने कुछ जानकारों को विंडी बैंक पर नजर रखने को कहा है, होम्स ने कहा। अगर वह फिर से कोई चाल चलेगा तो मैं तैयार हूं। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और इस केस के आखिरी हिस्सों को लिखने लगा। बाहर सड़क पर एक कुत्ता भौंक रहा था और उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि होम्स की यह सतर्कता शायद जरूरी थी, लेकिन मेरे मन में यह भी उम्मीद थी कि मैरी को अब और दुख नहीं सहना पड़ेगा। कुछ हफ्ते बाद मुझे मिस मैरी का एक पत्र मिला। मैं बेकर स्ट्रीट के अपने कमरे में बैठा था और सुबह की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। पत्र में मैरी ने लिखा था कि वह अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रही है और उसे बच्चों के साथ समय बिताने में सुकून मिलता है। उसने होम्स और मुझे फिर से धन्यवाद दिया था। मैंने पत्र होम्स को दिखाया। वह अपने पाइप के साथ खिड़की के पास खड़ा था और बाहर सड़क पर चल रही जिंदगी को देख रहा था। वॉटसन, उसने कहा, यह उन कुछ मामलों में से एक है जहां हमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया। मैंने हल्के से हंसा। होम्स, आप हमेशा कहते हैं कि आपको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मैरी की मदद करके खुश हैं। होम्स ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वॉटसन, मैं सिर्फ तथ्यों का आदमी हूं, लेकिन हां, यह देखकर अच्छा लगता है कि सच ने किसी को आजादी दी। उस दिन दोपहर को हम दोनों लंदन की सड़कों पर निकले। मौसम साफ था और हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू थी। हम एक छोटे से कैफे में रुके, जहां मैंने कॉफी और होम्स ने अपनी पसंदीदा चाय मंगवाई। सड़क पर लोग हंसते बोलते हुए आ जा रहे थे और मुझे लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर हम एक दूसरे के लिए सच और भरोसा रखें। यह केस मेरे लिए कई मायनों में खास था। मैंने अपनी नोटबुक में आखिरी पन्ने पर लिखा कि मिस मैरी सदरलैंड ने न सिर्फ अपने दर्द को पार किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। विंडी बैंक के बारे में हमें बाद में पता चला कि वह लंदन छोड़कर कहीं और चला गया था। शायद उसे अपने किए का पछतावा हुआ, या शायद वह सिर्फ नई चाल की तलाश में था। लेकिन मैरी अब उसके चंगुल से आजाद थी। होम्स के साथ मेरी जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। बेकर स्ट्रीट में नई नई पहेलियां आती रहीं और हम उन्हें सुलझाते रहे। लेकिन मिस मैरी की कहानी मेरे दिल में एक खास जगह रखती थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक इंसान की हिम्मत, सच्चाई की ताकत और जिंदगी को फिर से शुरू करने की कहानी थी। उस रात मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा था और लंदन की सड़कों को देख रहा था। चांद की रोशनी में सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद यही जिंदगी है, रहस्य,
दर्द और फिर से उम्मीद की तलाश। और मुझे खुशी थी कि मैं होम्स के साथ इन कहानियों का हिस्सा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको शेरलॉक होम्स का ये अनोखा मामला? क्या आपने सोचा था कि सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होगी? एक प्रेमिका, एक मंगेतर और उनके बीच छिपी एक रहस्यमयी पहचान। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने एक बार फिर दिखाया कि जासूसी कहानियां केवल अपराध के बारे में नहीं होती, वे इंसानी फितरत, लालच और भावनाओं की गहराइयों तक जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि शेरलॉक होम्स की अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। मैं संकेत आपसे विदा लेता हूं अगली कहानी तक के लिए। तब तक याद रखिए, हर पहचान के पीछे एक कहानी होती है। शुभ रात्रि।